से कहा तो वो शर्मिंदगी से उठकर चला गया। यार तुम्हें पहनना है तो ना तो तुम पसंद करो, अर्श ने जरा सख्ती से कहा। वो पिछले 1 घंटे से इसलिए मुख्तलिफ डिजाइनर के पास घूम रहा था मगर वो थी कि सब अर्श पर छोड़कर बैठी थी। लेकिन मैं आपको पसंद का पहनना चाहती हूँ, कीरत ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तो इसका दिल किया अपनी बीवी का मुंह चूम ले, मगर हाय रे किस्मत, इस वक्त पब्लिक प्लेस में थे। अच्छा मेरी जान, पहले बोलना था। गूंगों की तरह सिर्फ गर्दन हिलाई जा रही थी। फिर आखिरकार 1 घंटे की मजीद जद्दोजहद के बाद वो अपनी बीवी के लिए एक प्यारी सी मैक्सी पसंद करने में कामयाब हो गया था। वो पीच कलर की एक बहुत प्यारी सी मैक्सी थी जिस पर बारीक स्टोन का नफासत से काम हो गया था। देखने वाले की आंख बार बार इस पर ठहरी थी। मजीद कुछ चीजें लेकर वो दोनों रेस्टोरेंट से लंच करके रात के 10 बजे घर आए थे। अर्शी से कमरे में छोड़कर सलार के पास चला गया था। तुम सब अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। वो सलार के हाथ से सिगरेट लेता दूर फेंक चुका था। कमरे में भरे धुआं से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो बहुत देर से मुसलसल स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ अपनी जगह सही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो आयत को तकलीफ नहीं देगा। सलार को बस इसी एक बात का डर था। यार हम इसे थोड़ी बेगुनाही का सबूत दिखाएंगे तो इससे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो नहीं देगा तकलीफ, क्योंकि अगर वो इतना बुरा होता तो आज आयत सही सलामत हमारे सामने नहीं होती। अर्श ने इसे प्यार से समझाया। ठीक है। सलार ने एक गहरी सांस भरी। मैंने देखा है तुम जज़ा से खींचे खींचे रहते हो। अर्श जो बहुत दिनों से इसे बात करना चाहता था आखिरकार पूछ बैठा। ऐसा कुछ नहीं है। वो नजरें चुराकर उठने लगा। मेरी आंखों में देखकर बात कर मुझसे। सलार यार तुझे हो क्या गया, किस तरह की अजीब हरकतें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है जब से फातिमा वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है तुम इससे मजीद दूर हो गए हो। अर्श ने इसे खींच कर वापस बैठाया। क्योंकि मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ, मैं इन दोनों के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। वो लड़की मेरे नाम पर बर्बाद होकर इस दुनिया से चली गई और जज़ा वो मेरे साथ होकर भी मैं इससे खुश नहीं रख पा रहा। बकवास मत करो, अर्श जोर से चीखा। इस वक्त वो दोनों छत पर बने स्टडी रूम में थे, इसलिए अर्श की आवाज किसी ने नहीं सुनी। तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। कोई मोहब्बत नहीं तुझे फातिमा से, ना पहले थी ना अब है। सिर्फ एक एहसास नदामत है जिस वजह से तुम अपना आज बर्बाद कर रहे हो। इसके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, लेकिन वो सब तुमने नहीं किया था। तो क्यों खुद को इस गिल्ट से आजाद नहीं करते? खत्म कर चुके हो ना तुम इसके मुजरिम को। फिर क्यों तुझे सुकून नहीं मिल रहा मेरे भाई? वो इसे झंझोड़ रहा था, वही तो था जो सलार के रक रक से वाकिफ था, क्योंकि वो इसका असल मुजरिम नहीं था। सलार की आवाज इतनी धीमी थी कि वो मुश्किल सुन पाए। क्या कहा? अर्श ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, वो इसका असल मुजरिम नहीं था, वो इन सब में बराबर शामिल था, मगर वो इसका असल मुजरिम नहीं था। जिसने इसकी इज्जत को तार तार किया वो शख्स कोई और था। जब तक मैं अपनी गलती की वजह से नहीं पहुंच पाया, काश इसे मारने की बजाय जिंदा छोड़ छोड़ दे होता तो आज मैं फातिमा के असल मुजरिम तक पहुंच जाता। वो अफसोस से अपना सर दोनों हाथों में गिरा गया। माजी जब फातिमा की डेथ के बाद आदम ने सलार को इस्लामाबाद भेज दिया था तब वो कुछ टाइम तक बहुत सदमे में रहा। इसके बाद वो बहुत जल्द वापस वहां से आ गया था। एक नए अज़म के साथ वो फातिमा के कातलों को इबरतनाक सजा देना चाहता था। इसने फातिमा की मुजरिम की तलाश में दिन रात एक कर दी थी। वो बाहर सबके साथ नॉर्मल रहता था, हंस मुक्त सा, लेकिन एक अर्श ही था जो इसके हर काम से बाखबर था, इसकी मदद भी करता था। लेकिन चाह कर भी इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पूरे 1.5 साल तक इन लोगों ने हर कोशिश की, लेकिन इनको ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चलता कि फातिमा का दुश्मन कौन है। एक दिन अर्श और सलार यूनिवर्सिटी फ्रेंड की बर्थडे पर गए थे। वहाँ इनको एक लड़का नजर आया जो था यूनिवर्सिटी का, लेकिन इनकी डिपार्टमेंट का नहीं था। समीर मलिक नाम था इसका। सबसे मशकूक चीज इसकी हाइट और इसके हाथ पर बना टैटू का निशान। एकदम सलार के दिमाग में चमका हुआ था। ऐसे ही टैटू उस लड़के के हाथ पर भी था जो इससे अबाए में लड़की के भेस में टकराया था और इसका मोबाइल चुराया था। वो भी लड़कियों की जितनी हाइट का था। सलार गुस्से से उठकर जाने लगा। पागल मत बनो, तुम सिर्फ एक टैटू की बुनियाद पर इस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सब्र करो, हमें मजीद सबूत तलाश करने दो। कम से कम हमारे पास एक सिरा तो हाथ लगा है ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मुजरिम को सजा भी दिलवा देंगे। इसे जज्बाती होता देखकर अर्श ने इसे रोका था। इसकी बात पर सलार को भी ठीक लगी, लेकिन इससे वो वापस बैठ गया। फिर कुछ दिनों तक वो दोनों इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा चुके थे। इसे बहुत बार फातिमा से बात करते हुए भी देखा गया था और वो बहुत सारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से कई बार यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा चुका था। मगर फिर इसके दोस्त यार मिलकर इसे सही प्रूव करके दोबारा से इसका नाम बहाल करवा दिया जाता था। इसने इसका सारा शक यकीन में बदला था। अब बस वो इसके मुंह से कबूल करवाना चाहते थे, इसलिए इन दोनों ने इसे अगवा कर लिया था और वो दोनों इस पर नजरें जुमाए बैठे थे। जो कुर्सी पर बंधे हुए होने और आंखें पर पट्टी बंधने के बावजूद इत्मीनान से बैठा था। कोई फायदा नहीं सलार खान ज्यादा मुझसे छुपने का। मैं जानता हूँ तुम ही जिसने मुझे किडनैप किया, इसलिए खोल दो। समीर मलिक इंतहाई घमंड से बोला था। अर्श ने जाकर इसकी आंखों से पट्टी उतारी तो वह इन दोनों को ही तमस्कर उड़ाती नजरों से देख रहा था। सलार का बस नहीं चला। उसके मुस्कुराते चेहरे पर इतनी गोलियां उतारी कि इसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाए। जब तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें अगवा किया तो यकीनन तुम्हें यह भी पता होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अर्श ने दानिस्ता तौर पर फातिमा का नाम लेने से परहेज किया था। ऑफ कोर्स फातिमा शाह की वजह से। समीर मलिक ने मुस्कुराकर इनको देखा। सलार की गिरफ्त अपनी गन पर सख्त हुई थी। अर्श ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बीच ली थी। वही जानते थे कैसे खुद को रोक रखा था। क्यों किया उसके साथ ऐसा? अर्श ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि मुझे भाग गई थी वो, मगर साली नखरे बहुत करती थी, इसलिए सबक सिखा दिया। और इसकी बात मुकम्मल होने से पहले सलार शाह की गन से निकलने वाली गोलियां इसके सीने के आर पार हुई थी और वो बेदम होकर कुर्सी पर पीछे लड़क गया था। अर्श ने भी नफरत से इसके मुर्दा वजूद को देखा था। इनकी आंखों के सामने बार बार फातिमा शाह का जख्मी चेहरा आ रहा था। इसका इरादा इसके मुंह से अपना जुर्म कबूल करवा के पुलिस के हवाले करना था, मगर जिस कदर बेरहमी से फातिमा को मारकर वो ढिठाई से कबूल कर रहा था, ये बस सलार बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बाद अर्श और सलार ने मिलकर इसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगाया था कि कोई ढूंढने
भी नहीं पाता। हाल जानते हो, मैंने समीर मलिक का डीएनए फातिमा की बॉडी से मिले डीएनए से मैच किया, वो मगर वो मैच नहीं हुआ। सलार अपना सर हाथों में गिराए बैठ गया। अर्श के पास अल्फाज नहीं थे कि वो कुछ बोल पाता। कैसी है तारा मलिक साहिबा? आदम इनके सामने रखी चेयर पर टांग रखे बैठा था। 2 घंटे पहले इसने अपने पुलिस टीम को भेजकर अपनी सास को बहुत इज्जत से बुलवाया था। इस वक्त भी वो फुल मेकअप में तैयार कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी शायद। क्यों मुझे अरेस्ट किया गया है, मेरा जुर्म क्या है, वो सख्ती से पूछने लगी, जबकि दिल अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। ये सोच करके शिफा ने सब कुछ बता तो नहीं दिया। अरे आप नाराज तो नहीं हो गई हैं? आपसे थोड़ी गपशप करने के लिए बुलवाया गया। आखिर पता चला कि आप मेरी सास के उहदे पर फाइज है तो सलाम दुआ तो बनती है ना। आदम ने चुपते हुए लहजे में कहा। तारा मलिक ने घबरा कर इसे देखा। अशफाक अहमद को क्यों मारा? इसके देखने पर आदम ने सीधा सीधा सवाल पूछा। एक लेडी कांस्टेबल में आदम के चेहरे रजिस्टर लिए खड़ी थी। तारा मलिक के चेहरे का रंग उड़ा था इसकी बात पर। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अफजल के मुताबिक तो गोली आपने चलाई थी। आदम खानजादे ने संजीदगी से कहा। ये देखो, इसने एक वीडियो इसके सामने चलाई जिसमें एक शख्स कह रहा था कि तारा मलिक ने अशफाक का कत्ल किया है। ये झूठ बोल रहा है, ये अफजल मलिक है ही नहीं। और जिस वक्त अशफाक का कत्ल हुआ 10 बजे, मैं इस वक्त अपनी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में थी। इसने जल्दी से सफाई दी, जबकि घबराहट से माथे पर पसीना आ गया था। आदम ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता अशफाक अहमद का कत्ल किस वक्त हुआ? बकौल आपके, आपने कत्ल किया ही नहीं। फिर इस वक्त मौत का वक्त आपको कैसे पता? और दूसरी बात, आपको कैसे पता ये अफजल नहीं है? आप तो किसी अफजल को जानते ही नहीं, फिर इस अफजल मानने से इनकार क्यों किया? आदम ने इसके चारों तरफ चक्कर लगाते कहा। तो तारा मलिक को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था। इसने थूक निकलते बोलने की कोशिश की, मगर आदम खानजादा की आंखों में से चुप करवा दिया। झूठ! वो इतनी जोर से दहाड़ा कि तारा मलिक फौरन से खड़ी हो गई। ना तो शवाक साहब के कत्ल की खबर किसी अखबार में छुपी थी और ना ही किसी सोशल मीडिया पर, इसलिए जो भी कहना बिल्कुल सच कहना। क्यों ना तुम्हारी हकीकत से हम वाकिफ हो चुके हैं। नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी शक्ल इस वक्त इतनी भयानक हो रही थी कि देखने वाला भी तौबा करे। इतनी गुनाह कर के भी वो इतनी कितनी डटाई से झूठ बोल रही थी। अल्ताफ! आदम के आवाज पर अल्ताफ अफजल का हाथ हथकड़ियों में जकड़े अंदर लाए। इसकी शक्ल देखकर तारा मलिक को ऐसा लगा जैसे स्वतः आसमान इस पर आ गिरे हों। इसकी शक्ल देखकर लग रहा था वो सब उगल चुका है। तुम यहाँ? अल्फाज जुबान से निकलने से इनकारी से हाँ मैं। अफजल ने इसे देखकर गुस्से से कहा, क्योंकि इसकी वजह से वो फंसा था। सर, इसी औरत ने मुझे सब करवाया। इसी ने मुझसे शफाक अहमद का कत्ल करवाया, वरना मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी अशफाक अहमद के साथ। अफसर ने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। तो ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने खुद मारा। क्यों न? ये मुझसे शादी करना चाहता था। उसको फंसे देखकर तारा मलिक ने झूठ मारा। सर, मेरे पास सारे सबूत है, मेरे मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड है, क्योंकि मुझे पता था ये औरत एक दिन मुझे भी डस लेगी। इसलिए मैं हर एक जुर्म का सबूत बनाकर खुद के पास महफूज रखता था। इसने एक एक करके अपने मोबाइल अल्ताफ से इसमें मौजूद वीडियोस आदम को दिखाने लगी, जिसमें साफ जाहिर था कि इसने अफजल को शफाक को मारने को कहा था और कैसे हर चीज की प्लानिंग की। अफजल की बात पर तारा मलिक ने इसे खून ख्वार नजरों से घूरा। अब भी सच बोलना है या झूठ पर कायम रहना है? आदम कदम कदम चलता तारा मलिक के पास आकर रुका था। तारा मलिक ने इसको एक नजर देखा। इसके पास सारे सबूत है, इसलिए झूठ बोलने का फायदा नहीं। हाँ, मैंने सब करवाया सब। आखिरकार इसने कबूल कर लिया। क्यों? आदम ने संजीदगी से पूछा। मैं एक रकासा थी, वहां मुझे इशफाक ने देखा था, इसको मैं पसंद आ गई। इसने मुझे शादी की ऑफर की, जिसे मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि इसके पास दौलत बहुत थी। शादी के बाद 1 साल तो सब ठीक चलता रहा। मैंने इसके कहने पर सब छोड़ दिया था, मगर एक दिन मुझे पता चला जिस दौलत को मैं इसकी दौलत समझ रही थी, वो दौलत इसके चचा भाई की अमानत थी। जिस कंपनी को वो चला रहा था वो भी इसके कजन की थी। वहां सिर्फ एक मैनेजर था। इसका कजन किसी वजह से मुल्क से बाहर था। जब वो पाकिस्तान आया तो अशफाक साहब ने इसकी दौलत, इसकी हर चीज इसे वापस कर दी। तब तक शफा 1 साल की हो चुकी थी। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं अशफाक से बहुत ज्यादा लड़ी। इसका कहना था कि इसने मुझसे दौलत के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमारी कभी इस हवाले से बात नहीं हुई थी। इसके बाद अशफाक मुझे शफा को अपने घर ले आया, जो पुराने वाले घर जितना बड़ा तो नहीं था, मगर अच्छा था और एक अच्छे एरिया में था। लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए था और वो बात बात पर मुझे रोक टोक करने लगा। ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जिंदगी इस तरह चल रही थी, मेरा भी मुझे दूसरा ठिकाना नहीं दिया, इसलिए मैं अशफाक के साथ रहने पर मजबूर थी। इसके बाद मेरी मुलाकात एक दिन अफजल से हुई। ये भी वहीं पर नौकरी करता जहाँ मैं डांस करती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिलसिला चल निकला। मैंने अशफाक से तलाक ले ली, लेकिन इसने मुझे इस दिन गाली दी थी और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसका बदला मैंने इसकी बेटी से लेने की कसम खाई थी। मैंने अफजल को शाह को गवाह शिफा को गवाह करने के लिए भेजा था, मगर वो अशफाक सामने आकर वो मेरे काम में रुकावट बन रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन इसे मारने का कहना पड़ा। तारा मलिक अपना किया हर गुनाह कबूल कर लिया। आदम ने नफरत से इस औरत को देखा। शफा भी इस औरत की सगी औलाद थी, मगर इसमें इस औरत जैसी मकारी का 1% भी नहीं था। आदम अल्ताफ और अफजल को वहां से भेज चुका था और किसी कांस्टेबल को इशारा करके खुद भी निकलने लगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती होगी सब में, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो आदम का हाथ पकड़ के से रोकने लगी, मगर लेडी कांस्टेबल ने इस आदम से अलग करके दूर झटका था। वो जमीन पर मुंह के बल गिरी थी। आदम ने गहरी सांस खारिज की और घर के लिए निकल गया, क्योंकि सुबह के 6 बज रहे थे। वो पिछले 2 दिन से घर नहीं गया था। वो थका हारा जब कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। अपनी बेटी को इस तरह लिपटे देखकर वो शदीद जलन का शिकार हुआ था। इस वक्त शिफा से सुकून हासिल करना चाहता था, मगर इसकी अपनी बेटी कबाब में हड्डी का रोल अदा कर रही थी। वो फ्रेश होकर शिफा की साइड आकर लेट गया, मगर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। वो उठा, मन्नत को शिफा से अलग कर थोड़ा दूर किया और दोबारा अपनी जगह पर लेटकर शिफा को खींच कर अपने बाहों में भरकर आंखें मूंद गया।
बिजली का कींचकर अपनी गर्दन पर गर्म सांसों की तपश से इसकी आंखें खुली। अपने पेट पर बंधे हाथ पर नजर पड़ी तो पलकें बेसाख्ता झुकी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। शफा ने ऐसे उसके हाथ को टानने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था वो सांस ही ले पा रही। जाना आदम आदम की धीमी सी सरगोशी और गर्दन पर सरसराते इसके लबों इसकी जान हलक में अटका दी थी। वो जो 2 दिन से उदास थी आज इसके आने पर परेशान हो गई थी। मुझे शफा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर आदम इसे सीधा करता इसके लबों पर झुककर इसके लफ्जों को निकल गया। शफा ने सख्ती से बेडशीट दबोच ली मगर आदम दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके लफ्ज में इस कदर सख्ती थी कि शफा के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। जब वो दूर नहीं हुआ तो शफा ने जरूर जोर से इसके बाहर खींचा। आदम दूर होकर खमाल आलूद नजरों से इसे देखने लगा। आदम के दूर होते ही जोर जोर से खांसने लगी। आंखें आंसू से भर गई थी। आदम इसकी गर्दन पर झुक गया। वो अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। इसकी बेकरारी देखकर आज भी वो सब बुलाने पर मजबूर कर देगी। इससे पहले कि वो मजीद गुस्ताखी करता मन्नत के रोने पर हड़बड़ा का दूर हुआ। दोनों ने मन्नत की तरफ देखा। वो रोते हुए उठ बैठी थी। आदम का चेहरा देखकर शफा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी जिसे उसने लब भींच कर रोका। शफा ने आगे बढ़कर मन्नत को उठा लिया। आदम ने घूर कर दोनों को देखकर कंबल मुंह में डालकर लेट गया। वो जानता था उसकी बेटी अब सोने वाली नहीं थी। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। अभी तक मेहमान के पास इनविटेशन भी नहीं गया था। सलार और अर्श से अब्बा के 10 बजे दोनों ही एक साथ उतरे थे। वो दोनों ही तैयार थे। इन दोनों की बीवियों ने हैरानगी से इनकी तरफ देखा क्योंकि इन्हें लगा था वो दोनों ही घर पर नहीं आए मगर इनको एक साथ नीचे उतरते देखकर वो मामला समझ गई थी। अर्श और सलार आज तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। नाश्ता करके सबसे पहले मेहमानों की लिस्ट बनाकर दो ताकि शाम तक दूसरी औरतें सारी और 2 हफ्ते मुकम्मल हो जाए। फफा बेगम ने संजीदगी से कहा। आयत भी अपने कमरे से निकलकर फ्रेश से बाहर आई थी मगर इसकी आंखों की उदासी सबने नोट की थी। सलार तुम कैटरिंग वालों को ऑर्डर दे देना। जितनी सुस्ती तुम लोग दिखा रहे हो जाएगा काम। शाम को तुम सारा और जजा को शॉपिंग पर भी ले जाना। उन्होंने सख्ती से सलार से कहा। एक वही था जो हमेशा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाला अब इंतहा की लापरवाही दिखा रहा था। जी बड़ी अम्मी। वो जबरदस्ती नाश्ता अपने मुंह में डालता संजीदगी से बोला। अम्मी वो दोनों नाश्ता करके फ्री हुए थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कि आयत बीबी के लिए सामान आया शाह हाउस से। ये सुनते ही आयत ने घबराकर सलार को देखा जो संजीदगी से सामने देख रहा था जहां से मुलाजिम बड़ी बड़ी थालियां उठाए शाही अंदाज में अंदर आ रहे थे। इनके सामने इनके साथ हानिया और अम्मा जान भी थे। सलार नाश्ता छोड़कर बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। जजा ने भी इसका अंदाज हमें मुश्किल हजम किया था। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर अम्मा जान से मिले। जजा इसका हाथ पकड़कर इसके बीच ले आई। जबरदस्ती मुस्कुराकर इनसे मिली। मुलाजिम सारी थालियां ढककर जा चुके थे। शफा और अकीदत भी अम्मा जान से तरामन चुप कर मिली थी। ये सब बलाश ने बहुत पसंद से लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ रस्मी सलाम दुआ के बाद अम्मा जान ने कहा। आयत आपकी बहू है जैसा चाहे पहनाई अगर बिलाश ये सब पसंद किया है तो जरूर अच्छा ही होगा। सजा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इनकी बात पर अम्मा जान भी मुस्कुरा दी। ये आपके लिए भाई ने भेजा है भाभी। हानिया ने अपनी नजरें बचाकर मोबाइल इसके हवाले किया। वो इसी के साथ बैठी थी। बाकी सबका ध्यान अम्मा जान की तरफ था। इसने घबराकर हाथ पीछे कर लिया। नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसने घबराकर जवाब दी। प्लीज ले लें वरना भाई बहुत नाराज होंगे मुझसे। इसने मुश्किल से शक्ल बनाकर कहा तो आयत ना चाहते हुए भी मोबाइल लेकर दुपट्टे में छुपा चुकी थी। कुछ देर बाद वो लोग चले गए तो जैसा ज्वाला मक्खी बनी कमरे में दाखिल हुई थी। आदम को सिगरेट पीते देखकर इसका दिमाग घूम गया था। वो आगे बढ़कर इसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक चुकी थी। सलार ने संजीदगी से इसे देखा और एकदम इसके बालों को जकड़ के इसे बेड पर फेंक कर खुद इसके ऊपर आ गई। सब इतना अचानक हुआ इसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। क्या समझते हैं खुद को आप? पूरी दुनिया आपकी मर्जी से चलेगी। बाकी सब भीड़ पकड़ी है जिसे जैसे चाहेंगे आप चलाएंगे। गजा जजा गुस्से से इसे देखते हुए बोली मगर सलार कुछ नहीं बोला। इसके नैनक में ऐसा गुम था कि आसपास का होश ही नहीं रहा। इसके नजरों की तपिश को चेहरा रजा को अपना चेहरा खिलाता महसूस हुआ था। छोड़े वैसे धक्का देती उठने की कोशिश करने लगी मगर सलार ने इसके गर्दन ने अपना चेहरा छुपा गया था। थक चुका हूं मैं सुकून दे दो। वो जब बोला तो इसके लफ्जों में पनाह दर्द को वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर गई। मोहब्बत नहीं करते तो क्यों सुकून चाहिए मुझसे? वो भराई आवाज में बोली। क्योंकि बीवी हो तुम मेरी, तुम मेरे लिए खास हो मगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। वो गंभीर लहजे में बोलता है। इसके दिल को कई टुकड़ों में तकसीम कर गया था। यानी बस मेरी जिस्म की तलब है। न जाने वो क्या सुनना चाहती थी। शोर को बीवी को शोर के सुकून के लिए बनाया गया। अगर मैं तुमसे कोई तलब पूरी कर लूँ तो इसको कोई बुराई नहीं। तुम मेरा सुकून हो। सलार की बात पर सख्ती से आंखें मीच कर अपने आंसू को रोकने की कोशिश की थी। इसके आंसू को अपनी कंपटी पर गिरते महसूस करके सलारी से दूर होकर बैठ गया था और इसको देखने लगा। आई एम सॉरी सन दामद से कहा मगर रजाई से कोई भी जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गई। सर बिलाज शाह की शादी है सलार खानजादा की बहन के साथ। अरमान नियाजी के बंदे ने आकर इतला दी। अरमान नियाजी ने हाथ में मौजूद गिलास उठाकर दीवार पर मार दिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अरमान नियाजी की। अरमान नियाजी के दस्तस में आकर आज तक कोई नहीं गया तो वो लड़की कैसे जा सकती है? इसे मेरे पास ही आना है। बिलाज शाह ने सलार खानजादा को इतनी आसानी से माफ कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? गुस्से से कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। अगर वो दोनों मिल गए तो मेरा सच बहुत जल्द पता चल जाएगा इन दोनों को। इनको एक नहीं होने दूंगा। वो इस वक्त बहुत आगे की सोच रहा था।
बीवी क्या मायके चलेगी, तुम तो अपनी माँ जान को, अम्मा जान को ही भूल गए। बलाज अपने घर में दाखिल हुआ था कि अम्मा जान इसे आता देखकर तंज करना नहीं भूली थी। इनकी बात पर मुस्कुराते हुए अम्मा जान की गोद में सर रखता लेट गया। यार आपको कैसे भूल सकता हूँ, अब तो मेरी पहली मोहब्बत है। वो शरारती अंदाज में बोलता है, इनके गाल चूम गया। परे हट, पता है बड़ी बड़ी पहली मोहब्बत 3 दिन बाद शक्ल दिखा रहे, पता भी है पूरी अम्मा जान इस घर में पड़ी है। अम्मा जान ने नाराजगी से मुंह फैल लिया, अरे नाराज मत हो, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लो ताकि शादी के बाद लंबे हनीमून पर जा सकूं। आखिर आपको जल्दी से तोहफा भी तो देना है। बलास संजीदगी से बोलकर बैठ गया। कैसा तोहफा, अम्मा जान ने समझी से पूछा। आपको पर पोते पर पोती दूंगा, तोहफे में इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी ना। मिलाज की बेशर्मी पर इसकी पीठ पर थप्पड़ लगा दी। बेशर्म, अम्मा जान इसकी बातों सुर्ख हो गई थी। मेरा काम का क्या या नहीं। हानिया को आते देखकर इसने पूछा, कर दिया था आपका काम, लेकिन इसके बदले मेरा गिफ्ट कहाँ है। इसने मुस्कुरा कर पूछा, मिल जाएगा, बस एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। बिलाज मुस्कुरा कर कहता, मोबाइल निकाल कर मैसेज करने लगा। कैसे उसने मैसेज किया, जो अगले पल सीन तो हो गया मगर रिप्लाई नहीं आया। बिलाज इंतजार करता रहा आयत के रिप्लाई का, मगर इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देकर इसने दोबारा मैसेज किया, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम पर। बिलाज के मैसेज पर इसके पलके लड़ती थी। इसने जल्दी से मोबाइल ऑफ करके कबर्ड में रख दिया। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फरी की आवाज पर दरवाजा बंद करते नीचे आएगी थी। सच जानने के बाद फरी ने भी अपनी नाराजगी खत्म कर दी थी, मगर वो बिलाज के हक में अभी भी नहीं थी। इसका एटीट्यूड आसमान को छूने वाला था। इसके साथ कैसे गुजारा करेगी ये। फरी ने संजीदगी से कहा। इस वक्त सारी खवातीन बैठी शादी के हवाले से डिस्कशन कर रही थी। बेटा, औरत मर्द का मिजाज बदलने का हुनर रखती है। अब आदम को ही देख लो, कितना संजीदा रहने वाला इंसान था। शाहजहां नादिर ही मुस्कुराया करता था। अब जब से शफा इसकी जिंदगी में ये खुल के मुस्कुराने लगा है। सरसा बेगम ने शफात को देखकर कहा। इसके चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट बिखर गई थी। छोटी अम्मी, ये आदम खानजादा है, एक पॉजिटिव इंसान, और वो बला शायद इसका मकसद ही खानजादों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे कैसे आप लोग अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि इसने अपनी बहन को खोया है, और इसकी जगह कोई खानजादा भी होता तो इतना ही नेगेटिव सोचता और करता जितना वो कर रहा है। तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत डालो। और देखो, तुम्हारा बेटी मेरी बेटी को मारने गया। ऊपर रेलिंग पर खड़े होकर आदम संजीदगी से बोलता है, इसे बाहर लॉन की तरफ इशारा कर गया जहाँ अरीब मन्नत के पीछे भाग रहा था। तुम्हारी बेटी भी कम तेज नहीं है, मेरी बेटे की हरकतों पर नजर रखा करो बस। परी आदम को घूरकर अपने बेटे के पीछे भागी थी, क्योंकि वो रास्ते से एक पत्थर उठा चुका था मन्नत को मारने के लिए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई इनकी नोक-झोंक पर। शफा, आप मेरा सूट निकाल दें, मुझे ड्यूटी पर जाना है। आदम कहकर वापस अपने कमरे में चला गया। इसने मन्नत को मुखातिब करने को कहा था तो वो भी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होती ही आदम ने शफा को घूर कर देखा। अब भी ना आती, कमरे में बैठी रहती बाहर। इसने नाराजगी से कहा। शफा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। इधर आए। आदम ने इसे बुलाया तो धड़कते दिल के साथ कदम बढ़ाती इस तक पहुंची। आदम ने खींच कर इसे अपने गोद में बैठाया तो घबरा कर इसके कंधे को थाम गई। मुझे मिस किया। आदम की भारी गंभीर आवाज इसके कानों से टकराई। शफा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, झुकी नजरें मजीद झुकी। आदम ने झुककर इसके गाल पर अपने गाल रगड़ा। आदम की बेट की चुभन इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मामा, मन्नत की आवाज पर झटके से दूर हुए थे दोनों। वो दरवाजे के पीछे पीछ खड़ी गुस्से से आदम को घूर रही थी। आदम ने इस छोटी पटाखा को घूर कर देखा जो इसके स्पेशल मोमेंट एंजॉय करने का मौका ही नहीं दे रही थी। 4 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। आज आयत की बारात और अर्श और अकीदत का वलीमा था। शफा आदम के लाए हुए नेवी ब्लू कलर के लहंगे में फरवा बेगम की दीवी खानदानी ज्वेलरी पहने बेहद हसीन लग रही थी। मन्नत ने भी नेवी ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रखी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो फरवा बेगम के साथ ही जा चुकी थी। इन दोनों की हर चीज आदम ने खुद पसंद की थी। फंक्शन का इंतजाम शहर के बेहतरीन बैंकुएट में किया गया था। हकीकत और आयत पार्लर जा चुकी थी, जबकि जजा और शफा ने घर पर तैयार होने को तरजीह थी। वो तैयार होकर जजा के कमरे में आई तो वो भी रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन मैक्सी में हल्का सा मेकअप किया हील पहन रखी रही थी। शफा को आता देखकर हल्का सा मुस्कुराई। आई बैठे, पहले मैं आपको तैयार कर देती हूँ, फिर चलते हैं। वो उठकर जबरदस्ती शफा को ड्रेसिंग के सामने चेयर पर बैठा चुकी थी। नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ, वो धीरे से मनमनाई। खामोश बैठी। तैयार कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसा इसे चुप करवाकर अपने हाथों की महारत इसके चेहरे पर दिखाने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद इसने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। नफासत से किए के मेकअप में वो मजीद हसीन हो गई थी। फिक्र मत करें, आज तो भाई की नजरें आप पर से हटने का नाम नहीं लेगी। शहजाद ने शरारत से कहा तो वो शर्मा गई। भाभी, आपको भाई बुला रही हैं। सलार जल्दी में कमरे में दाखिल होते बोला, मगर जजा पर नजर पड़ते ही इसके कदम थम गए थे। शफा जी भाई कहते कमरे से निकल गई। सलार का ठिठकना जजा ने बहुत अच्छे से महसूस किया था, मगर वो इस पर ध्यान दिए बगैर अपना सामान समेटने लगी। आज न जाने क्यों दिल बहुत उदास हो रहा था। सलार कदम कदम चलता इसके पास पीछे आकर रुका। खूबसूरत लग रही हो। सलार की गंभीर आवाज इसे अपने पास से सुनाई दी। एक पल को इसके हाथों में दिल की धड़कन तेज हुई। इसका दिल चाह सलार के सीने से लग जाए, और अगले ही पल जैसे वो इसके दिल की आवाज सुन चुका था, इसकी कमर में हाथ डाल के सीजर तक किया और सीने में भींच लिया। दोनों की धड़कनें इस वक्त एक साथ धड़क रही थी। जजा ने भी अपने हाथ इसके गिर्द बांध दी। एक सुकून की लहर सलार खानजादा के दिल और
रूम में सरायत कर गई। रिजा ने पहली बार अपनी अन्ना को साइड पर रखकर सलार के गिर्द सख्ती से बाजों का सार बांध रखा था, जैसे उसे दूर होने का डर हो। सलार के होंठों में मध्यम से मुस्कुराहट बिखर गई। वो जानता था वो लड़की इसके जितनी सख्त बनने की कोशिश करे, मगर वो आज भी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो मुझे बेईमानी पर रुखसा रही हो। इसके कान में झुककर जिस अंदाज में बोला, जैसा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट महसूस हुई, मगर वो आंखें बंद किए बस इसी को महसूस कर रही थी। वो बस वक्त के थम जाने की दुआएं कर रही थी। धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दे रहा था। इसकी इस कदर बेखुदी देखकर सलार खान ज्यादा हैरान हुआ था। जैसा यहाँ देखो, सलार ने नरमी से खुद से अलग करने की कोशिश की, मगर इसने सख्ती से सलार की शर्ट पीछे से थाम रखी थी। तुम ठीक हो? सलार इसकी अंदरूनी कैफियत से अनजान परेशानी से पूछने लगा। पता नहीं। इसके लब धीरे से हिले। इसके लबों की हरकत अपने सीने पर महसूस करके सलार खानजादों को अपने रूम रूम सुलगता महसूस हुआ। क्या आज भी वो मोहब्बत जिंदा है जो कभी तो मेरे लिए महसूस करती थी? वो गंभीर लहजे में बोलता है, इसे लहजने पर मजबूर कर गया था, मगर वो खामोश थी, कुछ कहने की हालत में न थी। बोलो जजा। सलार इसके सामने चेहरा अपने सीने से निकाल कर पूछा। इसकी नम आंखें देखकर इसे अपनी नैन कटोरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। जैसा अपनी नजरें उठाकर देखा तो सलार को बेखुद निगाहों से इसकी नजरें टिकाई। वो फौरन अपना चेहरा झुकाने लगी, मगर सलार ने इसका चेहरा थाम के इसे ऐसा करने से रोक दिया। जवाब तो मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? एवरीथिंग इज ओके ना? सलार इसके चेहरे के गिर्द हाथ रखकर इसकी आंखों में तकता परेशानी से पूछने लगा। वैसे क्या जवाब देती? क्यों इसका दिल घबरा रहा है? वो खुद अनजान थी, फिर सलार को क्या जवाब देती? वैसे खुद को छुड़ाकर जाने लगी। सलार ने खींच के इसकी कोशिश नाकाम बना दी और इस पर रफ्तार पे इसके सीने से टकराई थी। सलार एकदम बेतरतीब हो गई थी। इसके लम्स पे इसके लबों ने बोलने से इनकार कर दिया था। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल कभी नहीं रहा। तुमने अपने लिए एक गलत शख्स का इंतखाब किया, जो तुम्हें सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं दे सकता। वो संजीदगी से बोलता है। इसके चेहरे जिस्म का सारा लहू निचोड़ गया था। शिफा ने भी यकीनी से इसे देखा। वो शख्स कैसे हर बार इसकी जात को धुतकार सकता था, आंसू ना चाहते हुए भी गालों पर बह निकले। तुम ठीक हो? जख्म देने वाला ही अनजान बना इसकी नम आंखों में देखता फिक्रमंदी से पूछने लगा। सजा ने संजीदगी से देखा और हाथ की पूछ से अपने आंसू साफ किए, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमें चलना चाहिए। वो संजीदगी से बोलते कमरे से निकल गई। सलार इसके जाने के बाद वहां खड़ा अपनी की गई ज्यादतों के बारे में सोचने लगा। वो जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता, ना जाने क्यों फातिमा का जख्मी चेहरा इसकी आंखों के आगे आ जाता था। वो लाल टेल लहंगे में भारी जेवरात पहने दुल्हन बनी इस वक्त ब्राइडल रूम में बैठी अपने हाथ मसल रही थी। मेहमान आना शुरू हो गए थे। फरवा बेगम और सजदा बेगम फरी के साथ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए एंट्रेंस पर खड़ी थी। इन दोनों को पार्लर से थोड़ी देर पहले ही अर्श को लेकर आया था। कीरत तो इत्मीनान से बैठी थी। थोड़ी घबराहट इसको भी थी। पहली बार जिंदगी में दुल्हन बनी थी, मगर आयत की हालत देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी भी वक्त लहरा कर गिर जाएगी। आयत रिलैक्स यार, क्यों घबरा रही हो? सब अच्छा होगा। कीरत ने इसका हाथ थाम कर कहा। भाभी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। इसे कल रात की बिलात से हुई बात याद आई। कल रात थोड़ी देर पहले ब्यूटिशियन इसे मेहंदी लगा कर गई थी। मेहंदी सूखने के बाद न जाने क्या सोचकर इसने कबर्ड में छुपाया हुआ फोन निकाला और ऑन करते बलाज के अनगिनत मैसेजेस और कॉल्स लगी हुई थी। इसके बाकी भारी मैसेजेस देखकर आयत के गाल कान तक सुर्ख हो गए थे। इसने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करके टाइमर लगाकर सामने रखा और अपने चेहरे के आगे दोनों हाथ रख के दो तीन पिक्चर्स बनाई। इन सब में जो सबसे प्यारी पिक्चर थी वो शरारती मुस्कान होंठों पर सजाए बलाज के नंबर पर सेंड कर दी। मैसेज सेंड होते ही अगले ही सेकंड बलाज की कॉल आने लगी। इसका दिल जोरों शोर से धड़क रहा था। इसने कॉल काट दी। कॉल बंद करते ही बलाज का मैसेज जगमगाने लगा। अगर नहीं चाहती कि मैं अब भी कॉल बंद करते ही बलाज का मैसेज जगमगाने लगा। अगर नहीं चाहती कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं तो शराफत से फोन उठाओ। बलाज का धमकी भरा मैसेज पढ़कर इसके हाथों पर पसीना आ गया था। दोबारा फोन बजने लगा। इसने कपकपाते हाथों से फोन उठाकर कान से लगाया। कैसी है मेरी जानम? बलाज शाह की गंभीर आवाज पर इसका चेहरा लाल हुआ था। ठीक हूँ, आयत ने धीमे लहजे में जवाब दिया। लगता है खुद को पूर मेरी गुर्बत सहने के लिए तैयार कर रही हो। खुमार आलूद लहजे में कहता है। इसका माथा पसीने से नम कर गया। इसकी बेबाकी पर आयत ने अपना हल्क तर किया। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करें। वो लड़खड़ाते लहजे में बोलकर इसे कक्का लगाने पर मजबूर करके फिर कैसी बातें करूं? बलाज शाह की गंभीर आवाज पर इसने आंखें मुझी। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अनस ने मान भरे लहजे में पूछा। हाँ, ये खता मेरा दिल कर बैठा है। वो अफसोस भरे लहजे में बोलता है। आपको गुस्सा दिलाल किया। आप अपने दिल को क्यों इल्जाम दे रही हैं? वो नाराजगी से बोली। क्यों ना दूं इल्जाम? दिल नादान को रहता दुश्मनी का था, मगर मोहब्बत होगी। वो गहरी सांस लेता संजीदगी से बोला। मुझे कुछ कहना है। इसकी बात पर आयत ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। हुक्म मेरी जान, ये गुलाम आपका हर हुक्म बचा लाने के लिए हाजिर है। बलाज इस वक्त बहुत अच्छे मूड में था। शायद आयत से बात करते इसकी जुबान में शहद घुल जाता। वो मैं सलार भाई, बेहतर होगा तुम हमारे बीच कभी भी इस शख्स का नाम मत लो। इससे हर गुनाह का हिसाब ले करूंगा। तुम इस बीच कुछ नहीं बोलोगी।
मगर मेरी बात बलाज संजीदगी से अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर गया। वो कितनी देर फ़ोन को परेशानी से देखने लगी। वो शादी भी सिर्फ़ सब कुछ ठीक करने के लिए करी थी। हाँ, इसका दिल बलाज के लिए धड़कने लगा था, मगर जो इसने आयत के साथ किया, इसका दिल शदीद नाराज़ था। वो इतनी आसानी से इसे माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। वो सब सिर्फ़ अपने भाई को बचाने के लिए कर रही थी। "आयत ठीक हो तुम?" इस गहरी सोच में देखकर अकीदत ने पुकारा। "हाँ जी, मैं ठीक हूँ भाभी।" इसने जल्दी से जवाब दिया। इतने में जज़ा और शफ़ा भी एक साथ दाखिल हुई थी। "माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप दोनों।" शफ़ा ने इनको देखकर मुस्कुराते हुए कहा। "आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी।" अकीदत ने इसके दमकते चेहरे पर नज़रें जमाए कहा तो वो मुस्कुरा दी। जज़ा उदासी से बैठी सबको देख रही थी, जबकि आयत का घबराहट से हाल ही ख़राब था। अर्श खानज़ादा डार्क ग्रे थ्री पीस पहने सलार के साथ बैंक्वेट में दाखिल हुआ था। इसके बिजनेस सर्कल और फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सब शामिल थे वहाँ। थोड़ी देर बाद अकीदत को शफ़ा और जज़ा दोनों तरफ से थामे स्टेज पर लाई थी। इन तीनों की नज़रें ही अपनी अपनी बीवियों पर अटक गई थी। आदम ने भी बीवी के मासूम चेहरे पर नज़र डाली, जो वहाँ मौजूद सब में नुमायां नज़र आ रही थी। वो जज़ा की मौजूदगी की वजह से गाड़ी में इसे ठीक से देख भी नहीं पाया था। यहाँ भी आते वो सब में गुम हो गई थी। अर्श एक सीढ़ी नीचे उतरता अकीदत का लरजता हाथ थामता ऊपर ले आया था। वो इसके साथ चलती बेहद हसीन लग रही थी। अर्श ने इसे लाकर सोफे पर बैठाया, खुद भी कुछ फासले पर बैठ गया। अभी बारात आने में थोड़ा टाइम था। सलार की नज़रें जज़ा के उदास चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसका दिल किया वो सब भूलकर बस अपने दिल की माने और इस लड़की को खुद में भेज ले। इसे किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ इन दोनों के अलावा कोई ना हो। एक बार अपने दिल खोल कर इसके सामने रख दे। आदम के बुलाने पर वो अपने ख्यालों से चौंका, इसकी तरफ चल दिया। इसके जाते ही जज़ा ने एक नज़र इसे देखा था। वो आयत के पास आया था। सलार को देखते वो भागकर इसके सीने से लगी थी। अपनी छोटी सी बहन को दुल्हन के रूप में देखकर इसकी आंखें नम हो गई थी। "भाई मुझे नहीं जाना।" उसके सीने से लगी भराई आवाज़ में बोली। "क्यों मेरी जान, सबको जाना पड़ता है शादी के बाद। परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ।" इसने अपने हाथ के पोरों से इसके आंसू पूंछे। "आप नाराज़ नहीं हैं मुझसे?" इसने नज़रें झुकाए पूछा। "नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि जो भी हो हमारे नसीब में लिखा था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और बलाज एक अच्छा इंसान है, तुम खुश रहोगी।" सलाह ने इसके माथे को बोसा लिया था। बारात के आने का शोर सुनकर वो आयत को आराम करने का कहता वहां से निकला था। इसके निकलते ही आयत ने अपने सीने पर हाथ रखा था। ढोल धमाकों की आवाज अंदर तक आ रही थी। वह नवाजों के साथ इनकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। अभी मुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे, गोली की आवाज के साथ एकदम लोगों की चीखों की आवाजें गूंज उठी थी। इन आवाजों में आदम और अर्श की आवाजें भी शामिल थी। फरवा बेगम और सशरा बेगम की चीखने की आवाज पर वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागी थी। इसका दिल किसी अनहोनी के साथ से बंद होने को था। सलार खान ज्यादा बारात के शोर पर बाहर आया था, जब बलाज शाह अपनी वजिया पर्सनैलिटी के साथ ब्लैक शेरवानी पहने अम्मा जान का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हो रहा था। हानिया और फरजाद भी इनके साथ ही थे। पीछे कुछ बाराती इनके साथ दाखिल हो रहे थे। आदम खानजादा और अर्श बाकी फैमिली मेंबर इनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसकी बहन का शोर था। बीच में जो भी गलत फहमी थी वो जल्द इनको सुलझाने का था वाला था, क्योंकि वो अपनी बहन वजह से अपनी बहन की जिंदगी पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहता था। अभी इसने बलाज की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए था कि एकदम धक्का लगने पर नीचे गिरा। ऐन इस वक्त गोली की आवाज पर सब साख्त हुए थे। शादी में बाहर फायरिंग आम बात थी, मगर बैंक्वेट के अंदर इतने लोगों के बीच गोली कौन चला सकता था। सलाह ने नजरें उठाकर देखा तो इसे लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में बींच लिया और दुनिया थमना क्या होता है इस वक्त कुछ सलार से पूछा। एकदम सबकी चीख बुलंद हुई। जैसा अपने खून से रंगे हाथों को अपनी बंद होती आंखों से बेयकीनी से देख रही थी। सलार होश में आता इसकी तरफ भागा था। इसके गिरने से पहले उसे थाम चुका था। इसने लरसते हाथों से सलार का चेहरा छुआ और आंखें बंद कर गई। एकदम कोहराम मच गया था। शोर इस कदर ज्यादा था किसी को कुछ समझ नहीं आता। सलार जैसा मजबूत मत इस वक्त जजा का बेजान वजूद अपने बाहों में लिए जमीन पर किसी हारे हुए जवारी की तरह बैठा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सब हैरान परेशान से समझने की कोशिश कर रहे थे इतनी सिक्योरिटी में कोई किस तरह इसे मार के जा सकता है। आदम सलार के बाजू में जजा को उठाकर बाहर भागा था। इससे पहले ही बलाच अपनी गाड़ी का का दरवाजा खोल चुका था। आदम के बैठते ही वो गाड़ी जन से भगा कर ले गया था। फरवा बेगम अपनी बेटी के खून से लथपथ वजूद को देखकर लहरा कर जमीन बोस हो गई थी। अर्श और आहत फरी का शोहर बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे किसको संभाले। औरतों की चीखों पुकार ने एक अजीब सा समा बांध दिया था। हर आंख अशकबार थी। आहत और फरी मिलकर फरवा बेगम को अस्पताल ले गए थे। उठो सलार, होश में हो। अर्श इसे गुस्से से झंडोड़ने लगा, जो अभी तक इसे जगह साख्त बैठा था जहाँ जजा गिरी थी। इसे होश न आते देखकर सलार ने खींचकर थप्पड़ सलार के चेहरे पर मारा था। एक आंसू टूटकर इसके गाल पर बह गया था। अर्श इसे खींचकर अस्पताल की तरफ रवाना हुआ था। इनके कदम मन मन भर के हो रहे थे। अपने शोहर को बचाने के लिए वो बच्ची गोली के सामने आ गई। सही कह रही हैं आप, मैंने देखा था इसने सलार को धक्का दिया और फिर खुद गोली का शिकार हो गई। औरतों की बातें आज सुन होते दिमाग के साथ सुन रही थी। दुल्हन बनी वो वहीं बैठती चली गई। लोग तरह भरी नजरों से सबको देख रहे थे। शफा तो मन्नत को गले लगाए थर थर कांप रही थी। कीदत सजदा बेगम को संभालने की कोशिश करती खुद भी रो रही थी। अम्मा जान भी इनको संभाल रही थी। कौन जानता था खुशियों भरे माहौल में एकदम सफे मातम बिछ जाएगा। कुछ मेहमान जाना शुरू हो गए थे और कुछ रिश्तेदार इन रोती हुई औरतों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अब सब लोग घर चले। मैं यहाँ
मैं इंतज़ाम सँभाल लेता हूँ। अल्ताफ़ ने आदम के कहने पर इन सबको घर जाने का कहा और आहत भी वापस आ चुका था ताकि इनको घर छोड़ सके, लेकिन इनमें से कोई भी घर जाने को तैयार नहीं था। इनके ज़िद करने पर सबको अस्पताल ले गए थे। वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। जज़ा को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। गोली बिल्कुल पेट के आर-पार हुई थी। इस वक़्त आदम का सफ़ेद कुर्ता खून में नहाया हुआ था। बलाश दीवार से टेक लगाए घुटना फ़ोल्ड किए खड़ा था। कभी-कभी एक नज़र सलार पर भी डाल देता जिसकी हालत काबिल रहम लग रही थी, जबकि सलार अभी तक वैसे ही बैठा अपने हाथों को देख रहा था। अर्श फरवा बेगम के साथ दूसरे वार्ड में था। इनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था। आहत के साथ इन चारों को आते देखकर सबसे पहले आदम इनकी तरफ बढ़ा था। छोटी अम्मी, आप लोग क्यों आए हैं? प्लीज घर जाएं, तबीयत खराब हो जाएगी आप सबकी। इसने सजदा बेगम को गले लगा कर कहा। वो किस किस को संभालता, सभी कम से न ढालते। मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मेरी बच्ची जिंदगी मौत से लड़ी है। रोते रोते इनकी आंखें सूज गई थी। आप तीनों घर जाएं, इसे सजदा बेगम को बिठाकर इन तीनों से कहा। मगर हम शफा ने कुछ कहना चाहा। आंसू अभी तक इसकी आंखों से जारी थे और सोई हुई मन्नत को गोद में उठाया हुआ था। प्लीज घर जाएं, बस दुआ करें। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मजीद किसी को संभाल सकूं। इसने जिस लहजे में कहा, शफा और अकीदत को इस पर तरस आया था। आयत तो वहां होकर भी वहां नहीं थी। इसकी नजरें बलाज पर जमी थी, जो खुद भी इसे ही देख रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती बलाज तक आई। से पहले कि बलाज सीधा होकर इसके आंसू साफ करता, आयत के हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे शॉक्ट कर दिया था। ले लिया बदला, मिल गया सुकून आपको। मेरा भाई से बदला लेना चाहते थे, आज खुद एक बेगुनाह लड़की का कातिल बन बैठे। क्यों किया आपने? क्यों? मैं चीखती नहीं, मेरा भाई बेकसूर है, इन्हें फंसाया गया, लेकिन आप नहीं माने। आप अपने बदले में इतने अंधे हो गए कि इनको जान से मारने चले थे, मगर आपने आज हम सबको मार दिया। मुझे नफरत हो रही है, नफरत। वो गुस्से से गिरबान पकड़े चीख रही थी। आदम होश में आता से खींच कर पीछे कर गया। होश में आओ, पता भी है क्या बोल रही हो? आदम ने सख्ती से इसे कहा। भाई इसने चुप, बिल्कुल एक लफ्ज मत निकाल बोलना, घर जाओ, अभी हुई हॉस्पिटल है। आदम ने सख्ती से कहा तो वो सुर्ख आंखों से बलाज को घूरने लगे। कीदत इसे खींचते हुए वहां से ले गई। दुल्हन के लिबास में गम में डूबी लड़कियों को देखकर वहां पर कोई दर्द भरी नजरों से देख रहा था। सलार खाली दिमाग के साथ वहां बैठा सबको देख रहा था। बलाज ने अपने लिए सजी सवरी दुल्हन को देखा था, जो एक बार पिट थप्पड़ मारकर इसके अन्ना को ललकार गई थी। वो उसके नजरों से ओझल होने तक किसी सुर्ख आंखों से घूरता रहा। अचानक मुंह पर गिरने वाले थे पानी से वो होश में आया था। हड़बड़ाकर सामने देखा तो फरजाद इसके सर पर कड़े से घूर रहा था। वो तो सलार को मारकर बलाज को फंसाना चाहता था, ताकि वो सब बलाज की जान के दुश्मन बन जाए और इस तरह आयत इसको मिल जाती और फातिमा के कातिल का किसी को पता भी नहीं चलता। वो ये सब खुद करना चाहता था ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए खुद गया था वेटर का भेस बदल कर। वो बिल्कुल चुप करके इस पर निशाना बांध कर खड़ा था और वो कामयाब भी हो जाता, मगर एन वक्त पर इस लड़की ने बीच में आकर सारा मामला खराब कर दिया था। वो वहां से चुपचाप वहां से निकल आता, मगर अचानक पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया। जब होश में आया, अपने सामने फरजाद को खड़ा देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अरमियान ने आजी चीखते हुए बोला। फरजाद ने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा था। वैसे भी इसे अजीब सी चिढ़ थी इस आदमी से। मिसेस सलार खानजादा को क्यों मारने आए थे? इसने संजीदगी से सवाल किया, क्योंकि वो लोग अभी तक अनजान थे कि हमला जजा पर नहीं सलार पर हुआ है, क्योंकि इस वक्त सबका ध्यान बारातियों पर था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगा तुम्हें। अभी खोलो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरमान ने आजी धमकी से उतर आया था। तो तुम सच नहीं बताओगे? फरजाद ने संजीदगी से पूछा। मैं नहीं मारा किसी को, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरमान ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वो इस सोचकर परेशान था कि इसने अपने बंदों को आगाह नहीं किया था इस सब करने से पहले। अगर खानजादे और बिलाज शाह मिलकर इसको दफना भी देंगे तो किसी को खबर नहीं होगी। फरजाद संजीदगी से मुड़ गया और 2 मिनट बाद जब आया तो उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। देखो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, मैं तुम्हें बिलाज शाह से ज्यादा दूंगा, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। इसके बाद पर फरजाद ने वो इंजेक्शन इसकी गर्दन पर इंजेक्ट करके इसका मुंह बंद कर दिया था। वो इसे छोड़ता इस तय खाने से निकला था और अस्पताल की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ गया। घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर के बाहर आते ही आदम और अर्श डॉक्टर की तरफ लपके थे। सलार अपनी लड़ती टांगों से उठा। डॉक्टर का चेहरा इसे खौफजदा कर रहा था। बलाज शाह सवालिया नजरों से डॉक्टर की जानिब भी देख रहा था। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? आदम ने धड़कते दिल से पूछा। देखिए मिस्टर खानजादा, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है, इस वजह से आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके, मगर पेशेंट को ऑपरेट करके हम गोली निकाल चुके हैं। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आप दुआ करें। डॉक्टर के अल्फाज में सलार खानजादा सिलसिले की जिद में आ गया था। क्या वो बाप बनने वाला था? अर्श ने इसे थाम कर हौसला दिया था। बिलास ने आगे बढ़कर आदम के कंधे पर हाथ रखा था। बहुत मुश्किल से आदम जब्त कर रहा था। इससे सब कुछ अपने हाथ से फिसलता हुआ लगा। सलार खुद को अर्श से अलग करता वहां से निकलता चला गया। अर्श ने इसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर आदम ने इसे इशारे से रोक दिया। इसे अकेले रहने दो कुछ वक्त। आदम अफसोस भरे लहजे में बोलता बैठ गया। फरजाद बलाज की तरफ बढ़ा था। कहाँ थे तुम पिछले 3 घंटे से? कहाँ गायब हो? बलाज ने सख्ती से पूछा। भाई थोड़ा बिजी था, मैं बताता हूँ बाद में आपको। फरजाद ने संजीदगी से जवाब देकर अर्श की तरफ देखा। डॉक्टर ने क्या बताया? इसने बलाज से पूछा। कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। तुम पता लगाओ ये हरकत कौन कर सकता है। बलाज संजीदगी से कहकर घर में फोन मिलाने लगा ताकि अम्मा जान का हाल जान सके। मैं पता लगा चुका हूँ भाई, मुजरिम भी कैद में है। इसकी बात पर बलाज ने झटके से सर उठाकर देखा। जब गोली आई, इस वक्त मैंने अरमान न्याजी को वेटर के लिबास में भागते देखा और वो जल्दी में अपने गन भी छुपा रहा था। मैं इसके पीछे भागा, वो इसे बेहोश करके अपने ठिकाने पर छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे शुरू से ये बंदा बहुत ज्यादा मशकूक लगता है। इसकी बात सुनकर बलाज इसे खींच कर सीने से लगा चुका था। वेल डन मेरे भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसने खुशी से फरजाद का पीठ थपथपाया। आदम जो
प्रभा बेगम को देखने गया था, इसको आता देखकर बिलाज इसकी तरफ बढ़ गया। अर्श को भी बुला लिया था इशारे से। जैसे जैसे बिलाज इनको बताता गया, इसका चेहरा गुस्से से खतरनाक हद तक लाल हो गया था। इसने ये भी बताया कि आयत को भी एक बार अरमान न्याजी अगवा कर चुका था, जहां से बिलाज ने इसे बचाया। अरमान न्याजी के नाम पर अर्श का दिमाग ठटका था। वो ये नाम पहले भी सुन चुका था, मगर जजा की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। मैं इसको जान से मार दूंगा। मेरी बहन पर गोली चलाने की हिम्मत कैसी हुई इसकी? आदम गुस्से से पागल हो रहा था। बिल्कुल, बहन के गुनाहगार को माफ भी किसी सूरत नहीं, और अगर मुझे सलार को मारना होगा तो सबके सामने मारूंगा। बुज़दिल नहीं हूं मैं, इतनी हिम्मत रखता हूं कि अपने मुजरिम को आंखों में आंखें डालकर सजा दे सकूं, और ऐसा वक्त आने पर मैं करूंगा। मगर एक औरत को तकलीफ देना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। अपनी बहन को ये बात बता देना।